हेलो एवरीवन, आज डेट है 21 जनवरी। तो आज हम देखने वाले हैं पिछले 6 दिनों के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम वीडियो में देखते हैं एक कोटेशन जो हमें पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनाता है। तो आज का कोटेशन है, कोई कितना भी कड़वा बोले अपने आप को शांत रखें, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों न हो समुद्र को नहीं सुखा सकती। यानी कि आपको यहाँ पे बस ये समझना है कि आपको किसी भी बाहरी चीज़ों का बहुत जल्दी से असर हो जाए, इस चीज़ को रोकना है, कम करना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई आपको कुछ बोल देता है और आप बहुत जल्दी से एक्साइटेड होकर के और कुछ ना कुछ गलत चीज़ रिएक्ट कर देते हो। तो इसलिए आपको कोई भी चीज़ अगर सामने से आ रही है तो फिर आप उसको देखो, समझो, फिर जा करके कोई रिएक्ट करो। ओके, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कोई सामने वाला आपको कोई बात बोल देगा और आपको तुरंत गुस्सा आ जाता है, तो फिर ये चीज़ बहुत ही बेकार होता है। आपको सब चीज़ें देखना है, समझना है, फिर जाकर के रिएक्ट करना है किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जगह पे। ओके, तो इस चीज़ को फॉलो करिए, आपकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी बन जाएगी। चलिए अब देखते हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है? सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो वो बने हैं दोस्तों जस्टिस के विनोद चंद्रन। देखिए यहाँ पे डी, जस्टिस के विनोद चंद्रन। देखिए इनके बारे में डिटेल में। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की गई है। तो ये इनकी फोटो। ओके, और इनको किसके द्वारा चुना गया है? एक होता है कॉलेजियम पद्धति, इसके द्वारा इनको सर्वसम्मति से चुना गया है। और प्रेजेंट टाइम में भारत में अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय में टोटल 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें से इस समय 32 न्यायाधीश कार्यरत हैं, और जब ये आ जाएंगे तो टोटल हो जाएंगे 33। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, एग्जाम में कई बार पूछता है कि हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं, तो 34। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, बार बार एग्जाम में पूछता रहता है। तो जो न्यायमूर्ति चंद्रा की जो नियुक्ति हुई है, ये सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या अब 33 हो जाएगी इनके आने के बाद, जो हमने बताया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है DY चंद्रचूड़ ने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति संजय खन्ना की सिफारिश सरकार से की है। यानी कि अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि जो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन बनाए गए हैं, तो वो बने हैं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, और ये बने हैं हमारे देश के 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश। किनकी सिफारिश पे? DY चंद्रचूड़, ये थे पहले, और इनके स्थान पे अब ये बने हैं हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश, और ये हो गए 51 नंबर के, और ये थे 50 नंबर के। ओके, तो ये रहा न्यायाधीशों के बारे में। तो देख लीजिए कि हमारे संविधान में इनकी नियुक्ति के बारे में क्या कैसे प्रावधान है। भारतीय संविधान की अगर बात करें तो इसमें अनुच्छेद 124(2) और जो अनुच्छेद 217 है वह क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 124, और हर राज्य के उच्च न्यायालय की अगर बात करें तो उसके लिए है अनुच्छेद 217। और ये जो होता है इनका चयन, ये होता है एक सिस्टम से जिसका नाम है कॉलेजियम सिस्टम। तो ये क्या है? यह संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। यानी कि ये जो सिस्टम है, पद्धति है, इसका कहीं भी हमारे संविधान में जिक्र नहीं है। ये सिर्फ किसमें है? सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा ये डिसाइड हुआ है कि इसका जो चयन होगा, जो भी न्यायाधीश होंगे, जो भी वहाँ पे वकील होंगे, उनका चयन कैसे होगा, इसकी बात हुई है कॉलेजियम सिस्टम से। यानी कि इसका कोई भी उल्लेख संविधान में हमारे नहीं है। 1988 में सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलेजियम का विस्तार किया, जिसमें CJI और उनके 4 वरिष्ठतम सहयोगी शामिल होंगे। यानी कि ये जो सिस्टम बनता है इसमें टोटल 5 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश और होते हैं 4 वरिष्ठ न्यायाधीश। यानी कि ये जो नंबर है आपको पता होना चाहिए कि कॉलेजियम सिस्टम में कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल 5 होते हैं। CJI और सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य जज की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी कि ये सिस्टम, यानी कि ये 5 लोग जिस नाम की सिफारिश कर देते हैं उसी नाम की, मतलब उस व्यक्ति की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा कर दी जाती है। तो ये होता है तरीका यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय में जो भी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति को लेकर के। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में BCCI का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि जो BCCI है इसमें एक पद है लोकपाल का। तो बताइए कि लोकपाल किसे बनाया गया है? सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये बनाए गए हैं डी, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जी। देखिए इनके बारे में डिटेल में। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जी को BCCI का लोकपाल नियुक्त किया गया है।
तो ये जो पद है इसका काम क्या है, उद्देश्य क्या है, बीसीसीआई में नैतिक शासन को सुनिश्चित करना। और मिश्रा जी इसी के साथ साथ नैतिक अधिकारी के रूप में भी काम करेंगे। और बात हो रही है बीसीसीआई की, तो हमें पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में इसके नए सचिव किसको बनाया गया है, देवाजीत सैकिया जी को। ओके, ये किनका स्थान लिए है, जय शाह जी का। ओके, अगर बात करें बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो वो बने हैं प्रभतेज सिंह भाटिया जी। तो ये रही अभी बीसीसीआई की नई नई नियुक्तियां। बात हो रहा है बीसीसीआई का, तो देख लीजिए इसके भी बारे में। ये जो बीसीसीआई है इसका हिंदी में नाम है भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। ओके, इसका गठन हुआ था दिसंबर 1928 में तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के द्वारा। ओके, प्रेजेंट टाइम में इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई महाराष्ट्र में, और अध्यक्ष हैं इस समय रोजर बिन्नी जी, उपाध्यक्ष है राजीव शुक्ला जी, और ये है बीसीसीआई का लोगो। ओके, तो ये रहा बीसीसीआई के बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की लागत से आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसरो के तीसरे लॉन्चिंग पैड स्थापित करने को मंजूरी दी है। यानी कि आपको सिंपल ये बताना है कि जो इसरो का तीसरे नंबर का लॉन्चिंग पैड बन रहा है वो कितने करोड़ रुपए के खर्चे से बन रहा है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है, बी, 3,985 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। देखिए इसके बारे में डिटेल में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर में 3,985 करोड़ रुपए की लागत से तीसरा जो लॉन्च पैड है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं TLP, यानी कि थर्ड लॉन्चिंग पैड स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। TLP की शुरुआत आवश्यक है क्योंकि भारत जो है 2035 तक क्या लक्ष्य रखा है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का। साथ ही साथ 2040 तक का संभावना है कि हम चालक दल वाले चंद्र मिशन समेत अधिक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि जो भारत का लक्ष्य है 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाना, साथ ही साथ 2040 तक चालक के सहित चंद्र मिशन भेजना। तो ये सब मिशन अगर आपको कंप्लीट करना है तो इसके लिए एक नए तरीके का लॉन्चिंग पैड चाहिए। तो इसलिए ये तीसरे नंबर का ये बन रहा है, कहाँ पे, श्रीहरिकोटा में। और ये रहा अभी तीसरे नंबर का। अगर बात करें इससे पहले, वर्तमान में भारत के स्पेस मिशन को 2 परिचालन लॉन्च पैड पर निर्भर है। कौन कौन सा, पहला जो है उसका स्थापना हुआ था 30 साल पहले। ओके, यहाँ से PSLV लॉन्च के लिए इसको बनाया गया था, और जो दूसरा है वो लगभग 20 साल पहले बनाया गया था, जो कि ये यानी कि ये दोनों सिस्टम जो है बहुत साल से कार्यरत है। अब हमें नए तरीके के, नए आधुनिक तरीके के लॉन्च पैड चाहिए, इसलिए बनाया जा रहा है। TLP को बनाने में 48 महीने या फिर 4 वर्ष की अवधि लग जाएगी, यानी कि इतने समय में ये बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये किसका लॉन्च पैड है, इसरो का। तो देख लीजिए इसके भी बारे में कि इसरो के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। इसरो का जो फुल फॉर्म है वो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ओके, इसरो जो है भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो का काम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को विकसित करना है, जो कि हमारे राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करे। स्थापना हुआ था 15 अगस्त को 1969 में। इसका जो मुख्यालय है वो है कर्नाटक में, यानी कि कर्नाटक के बेंगलुरु में है। और इसरो के द्वारा सबसे जो पहला उपग्रह छोड़ा गया था उसका नाम है आर्यभट्ट, जो कि 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ, आज के रूस की सहायता से छोड़ा गया था। ओके, तो ये रहा इसरो के बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है। आपको ध्यान देना है, पूछ रहा है ये पूर्वी भारत की। ओके, तो बताइए कि जो पहला खगोलीय वेधशाला है कहाँ पे बनाया गया है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये बनाया गया है बी, पश्चिम बंगाल में। ओके, वेस्ट बंगाल में। देखिए इसके बारे में डिटेल में। पूर्वी भारत की पहली और देश की 6ठी नंबर की जो खगोलीय वेधशाला है, इसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के गढ़पंचकोट क्षेत्र में पंचेत पहाड़ी पर किया गया है। ओके, यह लद्दाख, नैनीताल जो कि उत्तराखंड में है, माउंट आबू राजस्थान, पुणे में गुरबानी हिल्स और तमिलनाडु में कवलूर के बाद भारत में 6ठी ऐसी वेधशाला है। यानी कि ये पूर्वी भारत की पहली है, लेकिन भारत की ये 6वीं नंबर की वेधशाला है। ओके, कहाँ पर स्थापित हुआ है ये, गढ़पंचकोट पहाड़ियों में स्थापित है ये। और इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है, भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस जी के नाम पे। ओके, यहीं पे आपको ध्यान देना है, जियोग्राफी में आपके ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस राज्य में पहाड़ियाँ है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। आप इस पर ध्यान नहीं दोगे तो एग्जाम में आपके सीधे आ सकता है जियोग्राफी में क्वेश्चन कि गढ़पंचकोट पहाड़ियाँ
कहाँ पे स्थित है, तो ये कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। ओके, ऐसे भी हमें क्वेश्चन को देखना चाहिए। यहाँ पे बात हो रहा है वेधशाला के बारे में, तो देख लीजिए कि भारतीय खगोलीय वेधशाला के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। यह जो भारतीय खगोलीय वेधशाला है, यह दक्षिण पूर्व लद्दाख में यानी कि लेह में जो हानले जगह है वहाँ पे स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला है, जिसकी ऊंचाई कितना है, अगर मीटर में बात करें तो 4500 मीटर, और अगर फीट की बात करें तो 14,764 फीट की हाइट पे है ये क्या, भारतीय खगोलीय वेधशाला। स्थापित हुआ था 2001 में। इसका संचालन भारतीय तारा भौतिकी संस्थान द्वारा होता है, यानी कि इसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। इस वेधशाला की जो स्थापना है, संस्थान की रात्रिकालीन खगोलीय संबंधी सुविधाओं में वृद्धि हुई है, इससे हमें ये फायदा मिला है। तो कहाँ पे है ये है दोस्तों, लद्दाख के जो लेह क्षेत्र है वहाँ पे हानले एरिया में। ओके, तो ये रहा भारतीय खगोलीय वेधशाला के बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियातो भारत के राजकीय मेहमान होंगे। यानी कि सिंपली बताना है कि जो 76वें नंबर का हमारा इस बार का होने वाला है गणतंत्र दिवस 2025 में, इसमें जो मेहमान आ रहे हैं प्रबोवो सुबियातो, ये किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये है दोस्तों कहाँ के, इंडोनेशिया के। सी, कहाँ के हैं, इंडोनेशिया के। देखिए इनके बारे में डिटेल में, ये इनकी फोटो यहाँ पे। 76वें गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी 2025 को होने वाला है, इस अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियातो भारत के राजकीय मेहमान होंगे। इससे पहले अगर बात करें 75वें नंबर पे, यानी कि पिछले साल जो हुआ था उसमें आए थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। ओके, अगर बात करें हम इंडोनेशिया का, तो भारत में यहाँ पे पहले ये देखिए, यहाँ पे भारत जो है 26 जनवरी के मौके पर मुख्य अतिथि को बुलाने की जो परंपरा की शुरुआत की है वो 1950 से शुरू की है। और यहाँ पे देखिए 1950 में सबसे पहली बार कौन आया था, इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकार्नो। यानी कि भारत में ये प्रथा शुरू हुई थी सबसे पहली बार 1950 में, और सबसे पहले आने वाले मुख्य अतिथि कौन थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ओके, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी शुरुआत यहीं से हुई है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में देश का पहला बायो बैंक और संग्रहालय खुला है, यह कहाँ पे है। यानी कि जो पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान है, इसमें भारत का पहला बायो बैंक और संग्रहालय खुला है। तो बताइए कि किस जगह पे स्थित है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ये स्थित है डी, दार्जिलिंग में। कहाँ पे है, दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग कहाँ पे है, ये है वेस्ट बंगाल में। ओके, इसके बारे में बस आपको इतना ही जानना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ मिसाइलों की आपूर्ति के लिए कितने करोड़ों का अनुबंध किया है। तो बताइए कि ये कितने करोड़ का अनुबंध हुआ है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये हुआ है बी, 2960 करोड़ रुपए का। देखिए इसके बारे में डिटेल में, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए मध्यम दूरी की, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये सतह से हवा में है मार करने वाली क्षमता, ओके, मिसाइलों की आपूर्ति के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ लगभग 2960 करोड़ रुपए की लागत से एक अनुबंध पर साइन किया है। ओके, आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए मिसाइलों की जो आपूर्ति है बीडीएल द्वारा बाय इंडिया श्रेणी के तहत की जाएगी, जिसमें काफी हद तक स्वदेशी सामग्री होगी। ओके, तो ये फायदा है क्योंकि ये स्वदेशी सामग्री से बनाया जाएगा। कितने रुपए का खर्चा है यहाँ पे, 2960 करोड़ रुपए का। ओके, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो नौसेना दिवस है, नौसेना दिवस है, ये कब मनाया जाता है। आपको एक कमेंट करके बताना है कि हमारे भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, जनवरी 2025 में पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ द्वारा किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। तो बताइए कि किसको मिला है जनवरी 2025 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ये मिला है ए, अपर्णा सेन जी को। किसको मिला है, या तो अपर्णा बोलिए चाहे अपर्णा सेन बोलिए। ओके, देखिए इनके बारे में डिटेल में। जनवरी 2025 में पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ द्वारा प्रसिद्ध फिल्म निर्माता अपर्णा सेन को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। तो यह इनकी फोटो यहाँ पे। ओके, इनको मिला है 2025 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अपर्णा सेन ने आभार व्यक्त किया है और बांग्ला सिनेमा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए समकालीन बांग्ला फिल्म निर्माताओं की प्रशंसा की है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा ये कहाँ की है, ये बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री की क्या है, निर्माता है, और ये हिंदी फिल्मों में भी काम की हुई है। ओके, तो नाम इनका क्या, अपर्णा सेन। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है,
हाल ही में तमिलनाडु के कुडंकुलम संयंत्र के लिए किस देश ने छठा परमाणु रिएक्टर भेजा है? यानी कि ये जो कुडंकुलम संयंत्र है तमिलनाडु में, इसका जो 6वें नंबर का रिएक्टर होगा ये कौन सा देश भेज रहा है? तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ये भेजा जा रहा है सी, रूस के द्वारा। कौन भेजा है? रूस। देखिए इसके बारे में डिटेल में, रूसी सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी कौन सी कंपनी है? नाम है रोसाटॉम। आपको ये भी ध्यान देना है, सीधे आपके एग्जाम में कंपनी भी पूछ सकता है, तो रोसाटॉम नाम है कंपनी का। इसने जो है तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कुडंकुलम में स्थापित किए जा रहे कुडंकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 6वीं नंबर और अंतिम इकाई की एक विशेष जहाज भेजा है। ओके, यानी कि एक जहाज से 6वें नंबर का और अंतिम ये इकाई भेजा गया है रूस के द्वारा। 1988 में भारत सरकार और सोवियत संघ के बीच तमिलनाडु के कुडंकुलम में 6000 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यानी कि ये जो साइन हुआ था 1988 में, उसका अभी धीरे धीरे स्थापना हो रहा था, और जो अंतिम इकाई है इस बार भेजी गई है रूस के द्वारा। ओके, इस विद्युत संयंत्र में 1000 मेगावाट क्षमता की 6 इकाइयां हैं। आपको ध्यान देना है कि कितनी इकाइयां हैं? 6, और ये लास्ट 6वें नंबर की इस बार आई है। रूस परमाणु रिएक्टरों को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए संवर्धित यूरेनियम की भी आपूर्ति कर रहा है। यानी कि यूरेनियम जो है ये रूस ही हमें दे रहा है। तो ये रहा कहाँ का? तमिलनाडु का कुडंकुलम। ओके, अगर बात करें भारत में ऐसे और कौन कौन से कहाँ पे संयंत्र है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में चालू होने वाला जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में शुरू किया गया था। तो ये रहा भारत का पहला, कहाँ पे? महाराष्ट्र के तारापुर में 1969 में स्थापित होने वाला। और ऐसे ही हमारे भारत में प्रेजेंट टाइम में 8 है। ओके, कौन कौन सा है आपको जानना है कि तारापुर सबसे पहला पालघर महाराष्ट्र में, दूसरा है रावतभाटा, कहाँ पे है? राजस्थान में है, तीसरे पे है काकरापारा। दोस्तों ये बार बार एग्जाम में पूछता है, बार बार इसलिए बताया जा रहा है। ओके, तो ये जो काकरपारा है ये है गुजरात में। उसके बाद ये जो जैतपुरा है ये है महाराष्ट्र में। नरोरा 5वें नंबर पे जो है, ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा है, इतनी बार कि मैं क्या ही बताऊं। ये कहाँ पे है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। कलपक्कम कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कैगा कहाँ पे है? कर्नाटक, ये भी बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद ये जो हमने अभी पढ़ा है कुडांकुलम कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ओके, इसका स्थापना वर्ष भी दिया हुआ है, हमें जो सबसे पहला है बस ये जानना जरूरी है, उसके बाद के वर्ष हमें जानना जरूरी नहीं है। ओके, आपको ये और ये पता होना ही चाहिए। आप इसको छोड़ सकते हो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, बट ये जो दोनों है ये पता होना ही चाहिए। ओके, तारापुर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बाद नरोरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कैगा तो इम्पॉर्टेंट है ही। और अभी ये चर्चा में बना हुआ है 8वें नंबर का, तो ये इस बार के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बना हुआ है। ओके, तो ये रहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि भारत में स्थापित है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? बेंगलुरु की कौन सी कंपनी दुनिया की पहली कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है? यानी कि वो बेंगलुरु की है, प्राइवेट कंपनी है, कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च करने वाली है। तो बताइए कि वो कौन सी कंपनी है? तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, वो है दोस्तों सी, पिक्सल। कौन है? पिक्सल है। और ये मिलके एक कंपनी एक और है, दिगंतारा, उसके साथ मिलकर के लॉन्च करने वाला है पिक्सल कंपनी। देखिए इसके बारे में, बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी पिक्सल की प्राइवेट सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया गया है। यह भारत की पहली प्राइवेट कंपनी की सैटेलाइट है जिसे स्पेस में प्रक्षेपित किया गया है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसका जो लॉन्चिंग हुआ है ये भारत से नहीं हुआ है। कहाँ से किया गया है? इस पिक्सल का जो सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया गया है एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से। यानी कि कहाँ से हुआ है? ये अमेरिका से लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि अंतरिक्ष में जो भी सुरक्षा है उसको मजबूत करना है। ये जो सैटेलाइट रहेगा ये लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगा और वहाँ पे वस्तुओं को ट्रैक करेगा, क्योंकि हमारे अंतरिक्ष में बहुत ही मलबा पड़ा हुआ है। कैसा मलबा? जो हम लोग स्पेस में भेजते हैं अंतरिक्ष मिशन जो भी, वो वहाँ पे जा करके कुछ समय के बाद काम करना बंद कर देता है और वहाँ पे वो मलबा कूड़े के रूप में इकट्ठा होने लगता है। तो उससे हमें ये बचाएगा ये मिशन जो कि पिक्सल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, बात हो रहा है यहाँ पे पिक्सल के बारे में, तो देख लीजिए कि ये क्या है, कब कंपनी बना था और क्या काम कर रहा है। पिक्सल की शुरुआत किए थे दो दोस्त मिलकर के। कौन कौन से? अवैस अहमद और क्षितिज खंडेलवाल नाम के दो इंजीनियर दोस्त।
2019 में और नाम पड़ा था इसका पिक्सल। अप्रैल 2022 में इसने अपना स्पेस सफर शुरू किया था और भारत के प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम को बूस्ट किया था। पहली बार इसके द्वारा कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया था? नाम था उसका शकुंतला। ओके, लेकिन ये लॉन्च किया गया था अमेरिका के द्वारा, यानी कि अमेरिका की जो एलन मस्क की कंपनी है उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। अगर बात करें भारत के इसरो के द्वारा, तो इसरो के द्वारा इसके PSLV पर आनंद सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। यानी कि भारत का जो इसरो है, इसका जो PSLV है, इसके द्वारा पहला आनंद सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। ओके, तो ये रहा पिक्सल के बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? यानी कि अभी ये नया बोर्ड बनाया गया है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। तो इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है आपको बताना है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ये शुरू किया गया है डी, पीयूष गोयल जी के द्वारा। ओके, देखिए इसके बारे में डिटेल में। भारत में हल्दी और हल्दी उत्पादों के विकास और उत्पाद को बढ़ावा देने के प्रयास में भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की है। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है, जिसे भारतीय केसर या स्वर्ण मसाले गोल्डन स्पाइस के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो औपचारिक उद्घाटन हुआ है वो 14 जनवरी 2025 को पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे बनाया गया है? निजामाबाद, यानी कि तेलंगाना राज्य में बनाया गया है। तो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी नया बनाया गया है। हल्दी बोर्ड के जो सबसे पहले अध्यक्ष बने हैं, ये भी हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उनका नाम है पल्ले गंगा रेड्डी जी। भारत से हल्दी के निर्यात में लगभग 30% योगदान है वो अकेले कौन देता है? तेलंगाना राज्य देता है। भारत सरकार ने 2030 तक का लक्ष्य क्या रखा है कि हमें 8,000 करोड़ रुपए का निर्यात कर देना है, क्या? हल्दी। तो ये लक्ष्य है 2030 तक भारत का। तो कहाँ पे ये स्थापित हुआ है? इसका मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में। इसकी जो स्थापना हुई है ये तो हुई है दिल्ली में, लेकिन इसका मुख्यालय बनाया गया है निजामाबाद तेलंगाना में। ओके, तो ये रहा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में 50वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? यानी कि जो 85 नंबर का अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है, कहाँ पे होने वाला है? तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ये होने वाला है डी, पटना में। कहाँ पे? पटना में। देखिए इसके बारे में। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने पटना बिहार में 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यानी कि उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के द्वारा। बिहार में ये तीसरी बार आयोजित हुआ है। ओके, और इस बार का जो विषय है वो है संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में संसद और राज्य विधायिका निकायों का योगदान। ये इस बार का विषय है। 6 और 7 जनवरी 1964 को पीठासीन अधिकारियों का जो बिहार में सम्मेलन हुआ था वो पहली बार हुआ था। क्योंकि ये तीसरी बार है तो हमें पता होना चाहिए कि 2 बार और कब कब हुआ है। तो ये पहली बार हुआ था 1964 में और दूसरी बार हुआ था 1982 में। और अगर बात करें भारत में पहली बार कब हुआ था, तो भारत में पहली बार ये हुआ था 1921 में। और कहाँ पे हुआ था? शिमला में। तो ये रहा पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन, जो कि इस बार का 85 नंबर का हो रहा है बिहार में। ओके, बिहार के पटना में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में भारत और किस देश ने अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की है? यानी कि जो अपराध मुक्त सीमा सहयोग है ये भारत ने किस देश के साथ की है? तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ये हुआ है बांग्लादेश के साथ। सी, किसके साथ हुआ है? बांग्लादेश के साथ। देखिए इसके बारे में डिटेल में। भारत बांग्लादेश के साथ अपराध मुक्त सीमा चाहता है। भारत सीमा पार अपराध, तस्करी, अवैध व्यापार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए ये चाहता है। हाल ही में अगर बात करें तो भारत ने सीमा पर 5 स्थानों पर बाड़ लगाने की योजना बनाई है, जिसका बांग्लादेश ने कड़ा विरोध किया है। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि किस सीमा पे भारत सरकार जो है बाड़ लगा रही है, तो वो बांग्लादेश की सीमा पे। यहाँ पे बात हो रहा है बांग्लादेश के बारे में। तो देखिए कि ये जो बांग्लादेश है, पहले इसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान, फिर ये बना बांग्लादेश। तो कैसे बना? 1971 में जब युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो वहाँ पे ये आज़ाद होकर के बन जाता है क्या? बांग्लादेश। इसमें भारत ने बहुत हेल्प किया था बांग्लादेश को बांग्लादेश बनने में। ओके, और ये जो युद्ध हुआ था 1971 में, इसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को घुटने पे ला दिया था। तो इसकी वजह से यहाँ पे बांग्लादेश आसानी से बन पाया था। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो सीमा है भारत की, ऐसे आप देखोगे जब आप मैप, तो यहाँ पे ऐसे
यहाँ पे जो बांग्लादेश है यही पूरा बांग्लादेश है, जो कि भारत के साथ बहुत लंबी सीमा साझा करता है। तो ये रहा बांग्लादेश के बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? यानी कि किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ये बनाया गया है अपने प्यारे भारत के द्वारा। ओके, दुनिया का सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन, देखिए इसके बारे में डिटेल में। भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन इंजन विकसित करके हरित ऊर्जा नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यानी कि ऐसा करने वाला ये सबसे पहला देश बना है, तो ये इसको क्या कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है। हाइड्रोजन संचालित रेल इंजन का जो पहला परीक्षण होगा वो हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पर किया जाएगा। अगर बात करें ऐसे इंजन जो है और किस किस देश में है, तो वो है केवल 4 देशों में, भारत के अलावा जर्मनी में, फ्रांस में, स्वीडन में और चीन में। लेकिन यहाँ पे जो भी इंजन है वो 500 से 600 हार्स पावर की शक्ति वाले हैं, और वहीं भारत में जो बनाया गया है वो 1200 हार्स पावर वाली शक्ति का बनाया गया है। यानी कि इसके तुलना में ये 2 गुना हार्स पावर का है। तो इसलिए ये अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पावरफुल जो हाइड्रोजन इंजन बनाया है वो भारत बनाया है। ओके, यहाँ पे बात हो रहा है ट्रेन के बारे में कि ट्रेन में अभी बनाया गया है हाइड्रोजन आधारित। अगर बात करें शुरुआत में ट्रेन कहाँ पे चली, भारत में कैसे आई, ये हमें जानना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए कि दुनिया में पहली जो ट्रेन चली थी वो इंग्लैंड देश में चली थी 27 सितंबर 1825 को। और लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेल का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के समय में भारत में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी। तो भारत में जो पहली रेलवे लाइन बनी थी वो 21 अगस्त 1847 को बनाई गई थी। यह लाइन खानदेश और बरार से बॉम्बे को जोड़ती थी। भारत में पहली जो यात्री ट्रेन है वो चली थी 1853 में बोरी बंदर से थाने तक। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। ओके, और उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। इस ट्रेन को चलाने के लिए 3 तरह के इंजन लाए गए थे, और उन तीनों इंजन का अलग अलग नाम रहा है। कौन कौन सा? एक का नाम था साहिब, सुल्तान और सिंध। ये 3 नाम अलग अलग इंजनों के थे। और अगर बात करें, ये तो हो गई यात्री ट्रेन। अगर बात करें पहली मालगाड़ी, तो ये चली थी 1837 में, जिसका नाम था रेड हिल रेलवे, और ये चली थी 25 किलोमीटर। और अगर बात करें भारत में रेल का जो प्रतीक है, यानी कि जो रेल का जो प्रतीक है वो है भोलू नाम का एक हाथी। क्या है? भोलू नाम का हाथी है, और ये है भारत के रेल का प्रतीक। प्रथम जो विद्युत रेल है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है, वो भारत में सबसे पहली बार 3 फरवरी 1925 को मुंबई में चलाई गई थी। और अगर बात करें पहली मेट्रो ट्रेन भारत में, तो वो चली थी 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में। तो ये रहा ट्रेन के बारे में सब कुछ डिटेल में। यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में 31वें ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? यानी कि ये 31वें नंबर का है ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला। तो बताइए कि कहाँ पे हुआ है? सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये हुआ है बी, नागपुर में। कहाँ पे हुआ है? नागपुर में। देखिए इसके बारे में, नागपुर में हर साल आयोजित होने वाले ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला और लोक नृत्य सोहला जो है इस वर्ष 10 से 19 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। और यह जो 10 दिवसीय मेला है, इसमें विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य, हस्तशिल्प प्रदर्शन, पारंपरिक भारतीय खाद्य प्रदर्शन यहाँ पे होने वाले हैं। हम यहाँ पे आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो फेमस लोक नृत्य होने वाले हैं ये हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, कुछ भी यहाँ से आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर बात करें होजागिरी लोक नृत्य, तो ये कहाँ का है? त्रिपुरा का है। अगर बात करें मयूर का, तो ये है यूपी का। बात करें कालबेलिया नृत्य, ये कहाँ का है? राजस्थान का है। भांगड़ा जो है वह पंजाब का। मस्करत है पुदुचेरी का। और उड़ीसा का क्या है? गोटी पुआ। वहीं अगर बात करें गुजरात का, तो ये है सिद्धि धमाल। हरियाणा का है घूमर या फिर फाग। जम्मू कश्मीर का है रौफ। और नागालैंड का है अफीलो कुवो। और सिक्किम का क्या है? सिंघी छम या स्नो लायन। तो ये जो फेमस लोक नृत्य है ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने सोचा आपको यहाँ पे बताना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला के बारे में, जो कि कहाँ पे हो रहा है? नागपुर में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देने का ऐलान किया है? यानी कि जब हमारे देश में इमरजेंसी लगाई गई थी पहली बार,
तो उस समय जो लोग जेल गए थे उनको अब सरकार पेंशन देने वाली है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये कौन सा राज्य सरकार करने जा रहा है? तो ये करने वाला है उड़ीसा। कौन? डी, उड़ीसा राज्य। देखिए इसके बारे में डिटेल में। उड़ीसा सरकार ने 1975 में आपातकाल का विरोध करने वालों को सम्मानित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने सोमवार को उस अवधि के दौरान जेल में बंद व्यक्तियों के लिए कितना पेंशन देने वाला है? 20,000 रुपये पेंशन देने का योजना बनाया हुआ है। ये जो इमरजेंसी लगाई गई थी भारत में, ये कब लगाई गई थी? 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1970 तक, यानी कि ये जो समय है लगभग 21 महीने का है। इतने दिन तक हमारे भारत में पहली बार इमरजेंसी लगाया गया था। आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि जो हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल, ये कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ओके, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो ये जो लगाया गया था 1975 से लेकर के 1970 के बीच में लगाया गया था। इसमें जो विरोध करके मतलब वहाँ पे जेल में गए थे उनको ये सरकार देने वाली है अब पेंशन हर महीने 20,000 रुपये। ओके, तो ये रहा उड़ीसा राज्य सरकार के बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? यानी कि जो ऐप है, नाम है भारत रणभूमि दर्शन ऐप, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ये लॉन्च किया गया है बी, राजनाथ सिंह जी के द्वारा। देखिए इनके बारे में डिटेल में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? भारत के नागरिकों को सशस्त्र बलों के वीरतापूर्ण इतिहास को जोड़ते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों को पर्यटन केंद्र में बदलना, ये इसका उद्देश्य है। इस परियोजना को किसके द्वारा किया गया है विकसित? रक्षा, पर्यटन और भारतीय सेना मंत्रालयों के द्वारा। ओके, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो बताइए कि ये कहाँ पे हुआ है? सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ये किया गया है ए, वडनगर में। कहाँ पे? वडनगर में। देखिए इनके बारे में डिटेल में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा वडनगर में इसका उद्घाटन किया गया है। यह जो संग्रहालय बनाया गया है यह 9 थीम पे आधारित बनाया गया है, जो कि वडनगर के 2500 साल पुराने इतिहास को जीवंत करती है। संग्रहालय के साथ उत्खनन स्थल जो कि 16 से 18 मीटर गहराई तक है, यहाँ भी देखे जा सकते हैं। यानी कि ये जो संग्रहालय है इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पे ये जो उत्खनन का स्थल है ये भी आप जा करके पास में समीप से देख सकते हैं, इसलिए इस बार का जो संग्रहालय है ये बहुत ही खास है। 12,500 मीटर के क्षेत्र में फैले इस शानदार म्यूजियम को बनाने का जो अनुमानित खर्च है वो है 298 करोड़ रुपए है। ओके, यानी कि ये बनाने में लागत आने वाला है। ये जो वडनगर एरिया है पीएम मोदी का ये पैतृक गांव है जहां इस म्यूजियम को बनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने अपने सफर की शुरुआत इसी गांव से की थी। वडनगर आर्कियोलॉजिकल अनुभव संग्रहालय में आने वाले दर्शकों को पीएम मोदी के इस सफर की एक झलक भी देखने को मिलने वाली है, जहां पे इन पर आधारित एक फिल्म भी दिखाई जाएगी। यानी कि ये इनका पैतृक गृह गांव है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट बना हुआ है ये। तो कहाँ पे? ये गुजरात में है। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो, थोड़ी सी भी, और आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा या बुरा, जो भी लगा हो आप खुल करके कमेंट करके बता सकते हो। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।